मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं आपको विज्ञान का जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, और आज है इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में बच्चों मैं कवर करने जा रहा हूं गुरुत्व बल को, कि गुरुत्व बल क्या होता है और इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन कैसे डिटरमिन करते हैं और ये रिलेशन क्या आता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों, इन सबको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में बनाने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। तो बच्चों, अब बिना कोई देरी किए हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुत्व बल क्या होता है। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझाया था और इसको क्लियर किया था। तो बच्चों, गुरुत्व बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल से ही कनेक्ट करते हैं। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो बल कार्य करता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब बच्चों, अगर इन्हीं दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो, एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड उन दोनों पिंडों में से हो जो पृथ्वी के समीप स्थित हो, जो पृथ्वी के समीप स्थित हो, तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। इट मींस जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल की कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी से बच्चों, सिंपल तरीके से आप ऐसे ध्यान रखिए कि अगर इन दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। साथ में इसमें बात एक और जोड़ दी जाती है कि जो दूसरा पिंड हो वो पृथ्वी के समीप हो। कैसा हो? पृथ्वी के समीप हो। तो बच्चों, आपने देखा कि जो गुरुत्व बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक विशिष्ट रूप है, यानी कि गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल का एक विशिष्ट रूप है। आपको क्या ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल में अगर दूसरा पिंड पृथ्वी हो तो वही गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल के नाम से जाने लगता है। अब बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल से गुरुत्व बल को कनेक्ट करते हुए गुरुत्व बल को एक्सप्लेन किया है। यही सारी बातें लिखी हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड उन दोनों पिंडों में से हो जो पृथ्वी के निकट हो, तब इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। और अब बच्चों, गुरुत्व बल की एक अच्छी सी डेफिनेशन निकल के आती है कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिस बल से पृथ्वी अपने समीप स्थित वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यानी कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी अपने समीप स्थित वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो ये एक सेलेक्टेड डेफिनेशन आ जाती है कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी अपने समीप स्थित किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अब बच्चों, गुरुत्व बल के लिए फार्मूला क्या होता है, इस पे आ जाइए। बच्चों, अगर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित है तो उस वस्तु पर पृथ्वी जो गुरुत्व बल लगाती है वो गुरुत्व बल F बराबर होता है m इंटू जी, जहां पर स्मॉल m जो है ये वस्तु या पिंड का द्रव्यमान है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है, और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। यहां मैंने लिखा है पृथ्वी द्वारा स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल F बराबर m इंटू जी, जहां स्मॉल g है गुरुत्वीय त्वरण और स्मॉल m तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है कि स्मॉल m है वस्तु का द्रव्यमान। बच्चों, इसी गुरुत्व बल के कारण आप जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। बच्चों, इसी बल के कारण वृक्षों से यानी कि पौधों से जो फल टूटते हैं वो ऊपर की ओर ना जाकर पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर अपने केंद्र की ओर एक बल से आकर्षित करती है, सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल लगाती है। तो बच्चों, ये चीज आपको क्लियर अब हो जानी चाहिए कि गुरुत्व बल क्या है। एक बार फिर बच्चों, गुरुत्व बल
वह आकर्षण बल है जिस बल से पृथ्वी अपने समीप स्थित वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और इसका फार्मूला F = m/g। अब बच्चों जो गुरुत्व बल है, इस गुरुत्व बल से जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। बच्चों जैसे आपने पढ़ा था कि सरल रेखी गति में जो एक समतल पर होती है, उस गति में जो एक समतल पर एक सरल रेखा में होती है, उस गति में जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसको हम कहते हैं रेखीय त्वरण। क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण। अब बच्चों गुरुत्व में गति कहाँ होती है? गुरुत्व में गति कहाँ होती है? अप डाउन, ऊपर और नीचे। और यहाँ पर जो त्वरण आता है उस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। या आप ऐसे कह लो कि गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण, ये है क्या? बच्चों जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो आपको पता है कि गिराई गई प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की सतह पर आती है, तब उस वस्तु में जो वेग वृत्त की दर होती है उसी वेग वृत्त की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इट मीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली वस्तु के वेग वृत्त की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली वस्तु के वेग वृत्त की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक वही होता है जो रेखीय त्वरण का होता है। इट मीन्स मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल g से। बच्चों जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, यानी कि ये एक सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल G होता है इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है, ये किसी भी स्थान पर इतना ही रहता है। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, ये स्थान बदलने पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। लेकिन सामान्य गणनाओं के लिए इसका जो मान यूज किया जाता है वो है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को, इसके इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज किया जाता है और इसी को लगभग करके लिख दिया जाता है 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को लगभग करके लिखा जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आंकिक गणनाओं में गुरुत्वीय त्वरण g के ये मान यूज किए जाते हैं, बट ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। कौन? स्मॉल g। बच्चों यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली वस्तु के वेग वृत्त की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो आप यही वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली वस्तु के वेग वृत्त की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल g का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, अतः यह सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। और g का सामान्य आंकिक मान मैंने अभी बता दिया, जो वहां बताया वही यहाँ पर लिखा है। स्मॉल g = 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाता है 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको लगभग करके 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है, और लगभग करके 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको गुरुत्व बल की कॉन्सेप्ट क्लियर की है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैंने गुरुत्वीय त्वरण को लिया है, गुरुत्वीय त्वरण भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और करिए अपनी कॉपी में नोट। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन बताने जा रहा हूं, स्थापित करने जा रहा हूं। ये रिलेशन है स्मॉल g और कैपिटल G में। स्मॉल g और कैपिटल G में बच्चों सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि स्मॉल g क्या होता है और कैपिटल G क्या होता है। जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया है
कि स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन हम कैसे निकालें, इसके लिए चलो हम कुछ चीजें मान लेते हैं। यहां ले ली मैंने पृथ्वी। पृथ्वी बच्चों गोलाकार बना दी जाती है और इसकी एक निश्चित त्रिज्या होती है और इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। बच्चों मान लिया कि पृथ्वी का ये केंद्र है, तो केंद्र से परिध तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। बच्चों पृथ्वी बड़ी होती है, इसके लिए इसकी त्रिज्या के लिए कैपिटल आर का यूज करते हैं। और पृथ्वी को इंग्लिश में बच्चों अर्थ कहते हैं, तो अर्थ की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या लिखते हैं आर ई से, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड स्थित है या वस्तु स्थित है, बात एक ही है। पृथ्वी की सतह पर ये एक वस्तु स्थित है और वस्तु कह लो बच्चों या पिंड कह लो, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और इसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है, देखिए बच्चों ध्यान से, इसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। ये क्या है, यहां से केंद्र से यहां तक की दूरी क्या है बच्चों, आर ई। क्या है, आर ई। पृथ्वी की त्रिज्या जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, या ऐसे कह लो कि जितनी ये है उतनी ही ये दूरी है। ठीक। और बच्चों पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया हमने कैपिटल एम ई, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। बच्चों पृथ्वी का द्रव्यमान उसके केंद्र पर संचित रहता है, यानी कि उसके केंद्र में केंद्रित रहता है। पृथ्वी का द्रव्यमान का सेंटर कहाँ है, केंद्र पर है, यानी कि कैपिटल एम ई जो द्रव्यमान है ये सेंटर जो पृथ्वी का ओ है यहां पर ये क्या है, केंद्रित है। कैसा है, केंद्रित है। बच्चों मैंने क्या बताया, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो इसके केंद्र में केंद्रित रहता है। तो ये जो एमी द्रव्यमान माना है ये कहां पर है, कहां पर सेंटर्ड है, इसके केंद्र पर। और इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम। तो बच्चों मैंने अभी क्या माना, मैंने मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है और उसकी त्रिज्या कैपिटल आर ई है और स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है। इतनी बात मैंने मानी, इसी को चलो लिख लेते हैं। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम ई व त्रिज्या कैपिटल आर ई है। इसमें बच्चों ई क्या है, ई सफिक्स है, कैपिटल आर ई है। ठीक है। माना, आगे कुछ चीजें मानेंगे, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह पर क्या है बच्चों, स्थित है, तब इस पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया, कौन सा बल बच्चों लगाया जा रहा है, गुरुत्व बल लगाया गया, गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल यहाँ जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। कैसे निकलता है बच्चों, फार्मूला क्या है, मैंने फार्मूला क्या बताया था, F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, इसी का यूज मुझे करना है।
तो कैपिटल F बराबर G। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो गुरुत्व बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक विशेष रूप है। तो इसमें चूंकि एक पिंड पृथ्वी हो गई है, तो ये जो इन दोनों पिंडों के बीच में यानी कि पृथ्वी की सतह पर स्थित पिंड और पृथ्वी के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, वो अब किस नाम से जाना जाएगा? गुरुत्व बल के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा? कैपिटल G m1। m1 की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान लिख दो me। m2 की जगह पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बटे आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? m1 व m2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी, जो कि यहां पर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, यानी कि हम लिख देंगे आर ई स्क्वायर। तो ये बच्चों गुरुत्व बल पृथ्वी के द्वारा स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर लगाया जा रहा है। अब बच्चों आते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर। देखिए न्यूटन के गति के न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से इस गुरुत्व बल के कारण इस गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण, इसको स्मॉल जी, तो स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा? F बटे m। आपको न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में बताया गया कि त्वरण A बराबर क्या होता है? F बटे m। तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर भी क्या हो जाएगा? F बटे m। अब इसमें कैपिटल F का मान रखेंगे और हमें स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन आ जाए। लिख देंगे कैपिटल F का मान रखने पर क्या आ जाएगी रिलेशन? स्मॉल g बराबर कैपिटल G एम ई इंटू स्मॉल m बटे में क्या है? आर ई स्क्वायर बटे में स्मॉल है। तो आगे क्या आ जाएगा बच्चों? आगे की कंडीशन देखो, कैपिटल G एम ई इंटू एम अपॉन स्मॉल m पहले से ही था, आर ई स्क्वायर और आ गया, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। क्या आया बच्चों हमारे पास? अथवा स्मॉल g बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। स्मॉल g बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, जो कि स्मॉल g व कैपिटल G में क्या है बच्चों? संबंध है। जो स्मॉल g व कैपिटल G में संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों ये। स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, स्मॉल g बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम ई बटे आर ई स्क्वायर। इसको आप याद रखेंगे। कैसे बच्चों आता है? ये बोला जाता है स्मॉल g व कैपिटल G का डेरिवेशन। डेरिवेशन को बच्चों बोलते हैं निगमन। जब किसी फार्मूले की स्थापना करनी होती है तो उसको बोलते हैं डेरिवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निगमन, और ये वो प्रोसेस होती है जिससे हम सूत्र की स्थापना करते हैं। तो बच्चों ये हो गया स्मॉल g व कैपिटल G में रिलेशन कैसे आता है, आपके सामने है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, करें कॉपी में नोट। अब बच्चों मैं आपको द्रव्यमान और भार की कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
बच्चों जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो वस्तु में निहित पदार्थ की संपूर्ण मात्रा होती है, यानी कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की संपूर्ण मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। बच्चों द्रव्यमान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, यानी कि अगर यहाँ पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, 10 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी 10 किलोग्राम ही आएगा। किसी दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे उस पर भी 10 किलोग्राम आएगा, यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। और ये होता क्या है, वस्तु में निहित पदार्थ की संपूर्ण मात्रा होती है द्रव्यमान। और बच्चों इसको किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम है। अब बच्चों बात करते हैं भार की। भार, वेट, WEIGHT, वेट। बच्चों जो वस्तु का भार होता है उसका मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि वस्तु का भार तब प्राप्त होता है जब उसके द्रव्यमान में आप गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से गुणा करते हैं। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान जो होता है वो स्थान बदलने पर बदलता है, इसी कारण से वस्तु का भार भी स्थान बदलने पर बदल जाता है। मैंने यहाँ लिखा है वस्तु का भार W बराबर m/g। W इसका सिंबल है और m/g से इसका भार आ जाता है। बच्चों ये W किस पे डिपेंड करता है, G पर। अब चूंकि G का मान स्मॉल G का मान स्थान बदलने पर बदलता है, इस कारण से भार का मान भी स्थान बदलने पर बदलता है। और इसका बच्चों मात्रक होता है न्यूटन। क्या मात्रक है इसका, न्यूटन। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी बल को वस्तु का भार कहा जाता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं और इसको कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। तो ये बच्चों द्रव्यमान और भार की कॉन्सेप्ट हो गई, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी। अब बच्चों जैसे आपने पढ़े थे रेखी गति में, सरल रेखी गति में गति के समीकरण पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, सरल रेखी गति में। सरल रेखी गति में क्या पढ़े थे आपने, गति के समीकरण। गति के समीकरण वहां बच्चों आपने पढ़े थे गति के 3 समीकरण। कौन कौन पढ़े थे, पहला V बराबर U प्लस AT, दूसरा क्या पढ़ा था, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा क्या पढ़ा था, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS पढ़ा था। ठीक, ये क्या है, ये सरल रेखी गति के समीकरण है। अब बच्चों यहाँ पर बात हो रही है गुरुत्वीय गति की। गुरुत्वीय गति और सरल रेखी गति में डिफरेंस क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था कि सरल रेखी गति में एक समतल में सरल रेखा में गति होती है और इसमें सरल रेखी त्वरण स्मॉल a का यूज होता है। ठीक है, गुरुत्वीय गति में क्या होता है, गति गुरुत्व के प्रभाव में होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। और उसके गुरुत्वीय गति के भी बच्चों 3 समीकरण होते हैं। जिस तरह से सरल रेखी गति में 3 समीकरण होते हैं उसी तरह से बच्चों गुरुत्वीय गति में भी 3 समीकरण होते हैं और उनको लिखने का बच्चों जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। बच्चों सरल रेखी गति से आप गुरुत्वीय गति में जब जाते हैं तो आपको स्मॉल a यानी कि सरल रेखी त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का यूज करना होता है और आपको जो दूरी s है उसकी जगह ऊंचाई h का यूज करना होता है। इतना अगर आपने कर लिया तो आसानी से आप गुरुत्वीय गति के समीकरण को लिख पाएंगे। पहला समीकरण क्या आएगा, यहीं से देखो, V बराबर U प्लस A की जगह क्या लिखना है, GT। दूसरा S की जगह H लिखना है, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तीसरा क्या आएगा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS। तो ये बच्चों हो गए गुरुत्वीय गति के समीकरण। ये पहला समीकरण, ये दूसरा और ये तीसरा। यही समीकरण बच्चों मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं गुरुत्वीय गति के समीकरण। प्रथम समीकरण V इक्वल टू U प्लस GT, द्वितीय समीकरण H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तृतीय समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS। अब बच्चों ये जो गुरुत्वीय गति के समीकरण हैं, इस यहाँ पर गति हो रही है ऊपर से नीचे। गति कहाँ हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गति कहाँ हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर।
तो बच्चों गति के समीकरण ये आते हैं। अगर गति बच्चों नीचे से ऊपर की ओर होने लगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु या पिंड कुछ ऊंचाई पर जाएगा, इसके बाद वो ऊपर जाना बंद कर देगा और फिर नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ऊपर की ओर जब आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो समय के साथ साथ उसका वेग कम होता चला जाता है, यानी कि मंदन हो रहा है उसकी गति में। क्या हो रहा है? मंदन। और मंदन वाली स्थिति में बच्चों क्या करना होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है इसकी जगह आपको माइनस जी रखना होता है। जैसा आप सरल रेखी गति में करते हैं, जब मंदन होता है तो सरल रेखी गति का त्वरण जो ए होता है उसको क्या आप रखते हैं, स्मॉल माइनस ए। क्या रखते हैं उसकी जगह? माइनस ए। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। देखिए बच्चों, इसको चाहे कंडीशन ए मान लो, इसको हटा दो ब्रैकेट को, हेडिंग हो गई ऊपर से नीचे की ओर गति में। ऊपर से नीचे की ओर लिख दो या ऊपर से नीचे की ओर गति में। अब देखो बी में लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर गति में, नीचे से ऊपर की ओर गति में। प्रथम समीकरण क्या चेंज होना है, केवल इनका चिन्ह बदलना है। प्रथम समीकरण क्या आएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तृतीय समीकरण, क्या हो जाएगा बच्चों इसका, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो बच्चों मैंने दोनों कंडीशन बता दी, जब गति ऊपर से नीचे होती है और जब नीचे से ऊपर की ओर होती है। बच्चों अब इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की जो थ्योरी है वो यहीं से समाप्त होती है, और अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हल कैसे किए जाते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो बच्चों आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में से नोट करिए। तो बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, उसमें कंजूसी ना करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको विज्ञान पढ़नी है और आपको समझ में आ रही है तो ये चैनल आपकी एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू सो मच।